हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर समझेंगे चेक बाउंस के बारे में। क्या होता है चेक बाउंस का मामला क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत एक धारा है, धारा 138। ठीक है दोस्तों, धारा 138 परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत चेक बाउंस के बारे में समझाती है, चेक के अनादर के बारे में समझाती है कि चेक का अनादर क्या होता है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं, धारा 138 के अंतर्गत चेक का अनादरण, चेक बाउंस का मामला क्या होता है दोस्तों। चलिए समझते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, साधारण शब्दों में, जिससे आपको आसानी से समझ में आए दोस्तों। तो चेक का अनादरण, चेक बाउंस क्या होता है। तो दोस्तों, यदि चलिए सपोज करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोई चेक देता है, कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए का चेक देता है, तो उस चेक को बैंक में कितने समय के भीतर प्रस्तुत करना होता है। अगर आप समय के भीतर प्रस्तुत करते हैं और वो चेक जो है बैंक के द्वारा बाउंस कर दिया जाता है, तो अगली कार्यवाही क्या होती है, अगली कार्यवाही कैसे होती है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आपको गुजरना होता है, पूरी जानकारी आपको देंगे, लगे रहिए। चलिए समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको कोई भी चेक, चाहे लाख का, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कितने का भी चेक देता है, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चेक देता है, तो वो चेक जो है कितने समय के भीतर बैंक में प्रस्तुत करना होता है। और अगर बैंक द्वारा उक्त चेक को बाउंस कर दिया जाता है, अनादरण कर दिया जाता है, तो अगली कार्यवाही आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जहां कोई चेक आपको चेक जारीकर्ता द्वारा साइन करके, आपका नाम लिख करके और उसकी रकम मान लीजिए 1 लाख रुपए लिख करके आपको दे दी गई है और डेट कर दिया गया है, मान लीजिए 1 जनवरी 2025, 1 तारीख जनवरी। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को एक चेक 1 लाख रुपए का किसी व्यक्ति के द्वारा सिग्नेचर करके आपको जारी किया जाता है, तो आप इस चेक को कितने समय के भीतर बैंक में लगाएंगे। और अगर बैंक के द्वारा इस चेक को बाउंस कर दिया जाता है, अनादरित कर दिया जाता है, तो अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जब कोई चेक आपको जारी किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो सर्वप्रथम आप उस चेक को ले जा करके, चेक का उसे लिखे जाने की तारीख से 3 माह के भीतर या चेक की विधि मान्यता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत करना होता है। चलिए समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपए का चेक बना करके 1 तारीख पहला महीना 2025 को दिया है। 1 तारीख पहला महीना 2025 को कोई चेक 1 लाख रुपए का बना करके आपको सिग्नेचर करके दे दिया, तो आप क्या करेंगे, चेक को उसे लिखे जाने की तारीख से, अर्थात 1/1/25 चेक का उसे लिखे जाने की तारीख से 3 माह के भीतर, ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो अवधि है पहले 6 माह थी, अब उसे घटा करके 3 माह कर दी गई है। चलिए फिर समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चेक 1 तारीख पहला महीना 2025 को लिख करके 1 लाख रुपए का हस्ताक्षरित करके चेक जारी करता है, तो आप क्या करेंगे, चेक के साथ चेक का उसे लिखे जाने की तारीख से, अर्थात 1/1/25 की तारीख से 3 माह के भीतर, अर्थात 1 तारीख तीसरा महीना 2025 के भीतर, अर्थात 1 तारीख तीसरा महीना 2025 के पहले, ठीक है, चेक का उसे लिखे जाने की तारीख से 3 माह के भीतर, 1/3/25 के भीतर या चेक की विधि मान्यता अवधि के भीतर, जो भी पहले आता हो, बैंक में प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। तो मोटा मोटा जो हिसाब है दोस्तों ऐसा रहेगा कि चेक का उसे लिखे जाने की तारीख से, यदि कोई चेक 1/1/25 को लिखा गया है, उदाहरण के लिए अगर कोई चेक 1/1/25 को लिखा गया है, तो उसे 3 माह के भीतर, अर्थात 1/3/25 के भीतर उसे बैंक में प्रस्तुत कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं आगे। अगर आपने चेक लिखे जाने की तारीख से 3 माह के भीतर उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत कर दिया है और बैंक द्वारा चेक का अनादरण हो गया है, अर्थात चेक बाउंस हो गया है, आपको किसी व्यक्ति ने कोई चेक बनाकर दिया है,
आपको किसी व्यक्ति ने कोई चेक बना कर दिया है और आपने चेक लिखे जाने की तारीख से 3 महीने के पहले 3 माह के भीतर आपने उक्त चेक को ले जाकर के बैंक में पेश कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है और बैंक के द्वारा उक्त चेक बाउंस हो गया है, अनादरित हो गया है। कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए चेक बाउंस का क्या क्या कारण हो सकता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए चेक बाउंस का जो कारण है, चेक बैंक बताता है कि खाते में अपर्याप्त निधि, अर्थात खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, इसलिए आपका चेक बाउंस किया जाता है, या वह उस रकम से अधिक है। कौन? वह उस रकम से अधिक है। कौन? चेक की जो रकम है वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार के द्वारा उस खाते में से संदाय करने के लिए ठहराव किया गया है। चलिए इसको समझते हैं। क्या है कि वह उस रकम से अधिक है, अर्थात जो चेक की रकम है वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार के द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। अर्थात चेक जारीकर्ता ने जब अपना खाता खुलवाया, चेक जारीकर्ता जो चेक आपको जो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है, वो जब अपना खाता खुलवाया तो उसने बैंक के साथ, जो जिस बैंक में उसने खाता खुलवाया, उसने उस बैंक के साथ ठहराव किया कि 5 लाख से अधिक का जो चेक है वो मेरे खाते से संदाय नहीं किया जाए। ये एग्रीमेंट होता है दोस्तों। और आपको जो चेक बनाया गया है वो मान लीजिए 6 लाख का बनाया गया, तो ये जो बैंक का जो एग्रीमेंट है, बैंक का और खातेदार का जो एग्रीमेंट है वो 5 लाख रुपए तक का है, लेकिन आपको चेक जारी किया गया है 6 लाख रुपए का। ऐसी स्थिति में आपका चेक बाउंस कर दिया जाएगा, आपके चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। खाताधारक ने बैंक के साथ, जो खाताधारक जो है जिसने आपको चेक जारी किया है, उसने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है कि 5 लाख से अधिक का, मान लीजिए आपको कोई भी हमारा चेक का संदाय नहीं करना है, चेक का पेमेंट नहीं करना है, चेक का भुगतान नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अगर आपको 6 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया गया है तो उक्त खाते से आपको कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जारीकर्ता ने भुगतान पर रोक लगा दिया है, अर्थात चेक जिस व्यक्ति ने आपको जारी किया है उसी व्यक्ति ने आपको भुगतान करने से रोक दिया है, बैंक को निर्देश दे दिया है, बैंक को आदेश दे दिया है कि जो भुगतान है उसे रोक दिया जाए दोस्तों। ऐसे में भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। या पुनः प्रस्तुत करें, बैंक बोलता है कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है चेक के साथ आप पुनः प्रस्तुत करें, ऐसे में भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। या भुगतान संभव नहीं, या बैंक बोलता है, बैंक लिख के देता है कि भुगतान संभव ही नहीं, ऐसे स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो सकता है दोस्तों। और भी कारण है, जैसे चेक जारी करने से पहले या उसके बाद में खाता बंद कर दिया गया हो। चेक जारीकर्ता जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसने अपना खाता ही चेक जारी करने से पहले या उसके बाद बंद कर दिया है। मतलब चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया है, उस व्यक्ति ने चेक जारी करने से पहले या उसके बाद, ठीक है, चेक जारी करने से आप पहले या उसके बाद अपना खाता ही बंद कर दिया है। ऐसे स्थिति में आपका चेक बाउंस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बाउंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए समझते हैं कि बैंक द्वारा किन किन कारणों से आपका चेक बाउंस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक कारण है दोस्तों अपर्याप्त निधि। जब भी आप चेक को अपने खाते में लगाते हैं, जब भी आप चेक को अपने खाते में लगाएंगे तो बैंक के द्वारा एक ज्ञापन लिख के आता है दोस्तों, एक ज्ञापन मेमो लिख के दिया जाता है आपको। उसमें लिखा जाता है अपर्याप्त निधि या अपर्याप्त रकम के कारण आपका चेक बाउंस किया जाता है। या ऐसे लिखा जा सकता है कि वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। या जारीकर्ता ने भुगतान करने पर रोक लगा दी है, फिर भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। या पुनः प्रस्तुत करें, ऐसी भी स्थिति में चेक आपका बाउंस हो सकता है। भुगतान संभव नहीं है, ऐसा भी बैंक बोल सकता है और आपका चेक बाउंस कर सकता है। और चेक जारी करने से पहले या उसके बाद में खाता ही बंद कर दिया गया हो। जिस खाते का चेक आपको बना कर दिया गया है
जिस खाते का चेक आपको बना करके दिया गया है वो खाता चेक जारी करने से पहले ही बंद कर दिया गया हो या चेक जारी करने के बाद बंद कर दिया गया हो, ऐसे स्थिति में आपका चेक बाउंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है दोस्तों। तो जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आगे की कार्यवाही, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा दोस्तों तो बैंक के द्वारा चेक के अनादरण पर दिया जाता है, अर्थात बैंक द्वारा जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको क्या क्या दिया जाता है, जो आपने चेक लगाया है उसको दिया जाता है और उसके साथ एक ज्ञापन मेमो दिया जाता है दोस्तों। ज्ञापन में मेमो दिया जाता है, उस ज्ञापन में स्पष्ट कारण लिखा रहता है कि आपका निम्न कारणों में से किसी एक कारण से आपका चेक बाउंस किया जाता है, आपका चेक अनादरण किया जाता है। तो चेक के साथ जो ज्ञापन दिया जाता है बैंक के द्वारा उसमें स्पष्ट लेख होता है कि किन कारणों से आपका चेक जो है बाउंस किया जाता है, आपका चेक अनादरण किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब बैंक के द्वारा आपका चेक एवं ज्ञापन मेमो लौटा दिया जाता है, वापस दे दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। बहुत सारे लोग जो जानकार हैं ऐसी स्थिति में अगली कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अगली कार्रवाई, अगली प्रक्रिया क्या किया जाए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि जब आपने कोई चेक बैंक में लगा दिया है, जब आपने कोई चेक तारीख के 3 माह के भीतर जब आपने कोई चेक लिखे जाने की तारीख के 3 महीने के भीतर बैंक में लगा दिया है और बैंक के द्वारा चेक बाउंस कर दिया जाता है और आपको चेक एवं ज्ञापन मेमो दिया जाता है और इसमें ज्ञापन मेमो में स्पष्ट कारण होता है कि किन कारणों से आपका चेक बाउंस किया जाता है, तो आप चेक को और ज्ञापन मेमो को अपने पास रखिए। उसके बाद अगली कार्यवाही क्या होती है दोस्तों, चलिए समझाते हैं। तो अगली कार्यवाही जो होगी वो होगी दोस्तों कि चेक के अनादरण की तारीख से, अर्थात जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है, बैंक के द्वारा जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है उस तारीख से 30 दिन के भीतर चेक जारीकर्ता को डिमांड नोटिस भेजना होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आपका चेक जो है बैंक के द्वारा बाउंस कर दिया जाता है, अनादरित कर दिया जाता है और आपको चेक प्लस ज्ञापन दे दिया जाता है और आप ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया जाता है कि किन कारणों से आपका चेक बाउंस हो गया है, तो ऐसी स्थिति में चेक और ज्ञापन अपने पास रखिए और जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है, आपका चेक अनादरित हो गया है, उसके 30 दिन के भीतर चेक अनादरण की तारीख से 30 दिन के भीतर दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, चेक जारीकर्ता को क्या करेंगे आप, डिमांड नोटिस लिखेंगे, डिमांड नोटिस भेजेंगे आप। डिमांड नोटिस भेजना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों डिमांड नोटिस कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाता है और डिमांड नोटिस की जो अंतर वस्तु होती है, आवश्यक तत्व होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक डिटेलिंग में अगले वीडियो में समझाएंगे। इसमें थोड़ा सा मोटा हिसाब समझते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है और चेक बाउंस की कार्रवाई क्या होती है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे जिससे हम आपको इसका डिटेलिंग समझाएंगे कि एक कार्रवाई कैसे की जाती है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं कि जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप चेक के अनादरण की तारीख से 30 दिन के भीतर ध्यान देंगे, चेक बाउंस के मामले में तारीख का, डेट का अहम भूमिका होता है दोस्तों। तो चेक के अनादरण की जो तारीख से आपका जिस दिन चेक बाउंस हुआ है उस दिन से लेकर के 30 दिन के भीतर जो चेक जारीकर्ता को, अर्थात चेक देने वाले को, जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसको आप डिमांड नोटिस भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपने डिमांड नोटिस भेज दिया। डिमांड नोटिस कैसे भेजेंगे, चलिए भी समझा देते हैं। तो डिमांड नोटिस जो है दोस्तों रजिस्टर्ड डाक द्वारा या फैक्स के द्वारा भेजा जा सकता है। दोस्तों डिमांड नोटिस जो है डिमांड नोटिस जो है रजिस्टर्ड डाक या फैक्स के द्वारा भेजा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत लोगों का कहना होता है कि क्या रजिस्टर्ड डाक या फैक्स या अदर माध्यम से भी, अन्य माध्यम से भी क्या डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों जो डिमांड नोटिस होता है वो रजिस्टर्ड डाक या फैक्स से भेजा जा सकता है, अन्य माध्यम से भी भेजा जा सकता है, लेकिन जो प्रचलित माध्यम है, प्रचलित व्यवस्था है वो रजिस्टर्ड डाक है या फैक्स है दोस्तों। आप चाहे तो डिमांड नोटिस हाथों हाथ दे सकते हैं, लेकिन ये साबित करने का भार आपका होगा कि आपने चेक जारीकर्ता को डिमांड नोटिस
समुचित समय के भीतर भीतर, एक मतलब 30 दिन के भीतर भीतर उनके हाथों में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये साबित करने का भार आपका रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारी उलझने होती हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम जो है रजिस्टर्ड डाक होता है या फैक्स होता है, जिससे आप क्या है एक्नॉलेजमेंट जो होता है, स्टेटमेंट जो है उसको निकाल करके आप डिलीवर हुआ है, कब हुआ है, कितने तारीख को, आप आराम से लगा सकते हैं परिवार के साथ। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा इजी हो जाता है। हाथों हाथ देंगे, अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने कब, कैसे, किसके समक्ष, है ना, डिमांड नोटिस आरोपी को दिया है। तो ऐसे में थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और आपको साबित करने का भार आप पे आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या फैक्स के द्वारा भेजा जा सकता है, और ऐसे भेजने से, रजिस्टर्ड डाक से या फैक्स से भेजने से आपको आसानी होगी, और इसका जो एक्नॉलेजमेंट है या स्टेटमेंट है, जो इसका जो डिलीवरी स्टेटमेंट है, इसको निकाल के आप परिवार के साथ लगा सकते हैं, आपको आसानी रहेगा दोस्तों, अलग से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे समझते हैं कि जब आपका चेक अनादरित हो गया है तो आपको 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना है, चेक जारीकर्ता को डिमांड नोटिस देना है। और डिमांड नोटिस कैसे करना है, रजिस्टर्ड डाक से या फैक्स से भेज सकते हैं। चलिए समझते हैं कि जब डिमांड नोटिस, जब आप डिमांड नोटिस चेक जारीकर्ता को भेज देते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों डिमांड नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर चेक की राशि प्राप्त न होने पर परिवाद के लिए बाध कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जब आप डिमांड नोटिस चेक जारीकर्ता को 30 दिन के भीतर भीतर भेज देते हैं दोस्तों, और वो चेक जारी करता जो है 15 दिन, और जो चेक जारी करता है उस डिमांड नोटिस को प्राप्त कर लेता है, तो 15 दिवस के भीतर भीतर अगर वो व्यक्ति आपके चेक राशि को भुगतान नहीं करता है तो बाध कारण वहां से स्टार्ट हो जाता है, बाध कारण वहां से उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। चलिए फिर समझते हैं कि डिमांड नोटिस जैसे ही आपने उसको भेजा, डिमांड नोटिस जैसे ही चेक जारीकर्ता को आपने भेजा, और जैसे ही डिमांड नोटिस चेक जारीकर्ता को प्राप्त हो जाता है, जैसे ही प्राप्त हुआ उसके 15 दिवस के भीतर भीतर, 15 दिन के भीतर भीतर अगर चेक जारीकर्ता ने आपका पैसा, चेक की राशि आपको लौटाई नहीं, आपको भुगतान नहीं किया, तो परिवाद के लिए बाध कारण उत्पन्न हो जाता है, परिवाद करने के लिए आपके पास बाध कारण हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और अगर आपको चेक की राशि प्राप्त नहीं होती है 15 दिवस के भीतर भीतर, तो आप क्या करेंगे कि 30 दिन के भीतर, अब 30 दिन के भीतर क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर अगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लिखित में परिवाद प्रस्तुत करना होगा आपको। चलिए समझते हैं कैसे करना होगा आपको, कि आपने डिमांड नोटिस सामने वाले पार्टी को भेज दिया, चेक जारीकर्ता को आपने डिमांड नोटिस भेज दिया, और डिमांड नोटिस जैसे ही चेक जारीकर्ता को प्राप्त हो गई, और प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसने आपके चेक राशि का भुगतान नहीं किया, आपको पैसा वापस नहीं किया, तो आप 15 दिन के बाद 30 दिन के भीतर भीतर, मतलब डिमांड नोटिस उसको मिल गई और 15 दिन के अंदर अंदर चेक जारीकर्ता ने आपका पैसा नहीं दिया, तो जैसे ही 16वां दिन स्टार्ट होगा, 16वां दिन से लेकर के 30 दिन के भीतर भीतर आपका परिवाद करने के लिए बाध कारण उत्पन्न हो जाता है, बाध कारण प्रारंभ हो जाता है, और आप 30 दिन के भीतर भीतर अगर आपका क्षेत्राधिकार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लगता है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, अगर आपका महानगर में लगता है तो महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष क्या कर सकते हैं आप, लिखित में परिवाद प्रस्तुत करना होता है दोस्तों आपको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लिखित में परिवाद प्रस्तुत करना होता है। मौखिक परिवाद प्रस्तुत नहीं होती है दोस्तों। चेक बाउंस के मामले में 30 दिन के भीतर भीतर अगर डिमांड नोटिस देने के बाद चेक जारीकर्ता ने आपका डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर भीतर आपका चेक राशि भुगतान नहीं किया है, तो 15 दिन के बाद 1 महीने के भीतर भीतर आप प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लिखित में परिवाद करेंगे, लिखित में शिकायत करना होगा, मौखिक शिकायत मान्य नहीं होगा दोस्तों। चलिए समझते हैं, ये हो गया आपका मोटा मोटा हिसाब, मोटा मोटा मतलब जानकारी। चलिए समझते हैं, एक बार इसको अच्छे से डिटेलिंग कर देते हैं आपको क्या होता है आपका चेक अनादरण का मामला दोस्तों। तो दोस्तों चेक बाउंस का मामला क्या होता है, चलिए समझते हैं। जहां कोई व्यक्ति, चलिए दोस्तों समझते हैं चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस का मामला क्या होता है दोस्तों।
तो दोस्तों चेक अनादरण, चेक बाउंस का जो मामला है दोस्तों, जहां अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चेक जारी करता है, आपको कोई चेक देता है, तो आपको जिस दिन को चेक लिखा जाता है, अर्थात अगर चेक में 1 तारीख पहला महीना, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, अगर चेक में 1 तारीख पहला महीना 2025 लिखा हुआ है, तो 3 महीने के अंदर अंदर, अर्थात 1 तारीख तीसरा महीना 2025 के भीतर आपको अपने बैंक में चेक को प्रस्तुत करना होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चेक देता है, तो आपको अपने बैंक में चेक जारी होने के तिथि से 3 महीने के भीतर अपने बैंक में चेक प्रस्तुत करना होता है। और अगर बैंक द्वारा चेक का अनादरण हो गया है, मान लीजिए अगर आपने चेक प्रस्तुत किया, आपका चेक जो है आदरित हो गया, मतलब बाउंस नहीं हुआ, तो अच्छी बात है। अगर आपने 3 महीने के भीतर चेक जो है बैंक में लगा दिया और आपका चेक बैंक के द्वारा अनादरित हो गया और चेक आपका बाउंस हो गया, बाउंस होने का कारण मैंने दोस्तों आपको बताया है, इसमें से किसी भी कारण से आपका चेक बाउंस हो सकता है। तो समझ लीजिए, आपका चेक अगर खाते में, अगर जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, अगर उस व्यक्ति के खाते में अपर्याप्त बैलेंस है, अगर मतलब उसके खाते में बैलेंस नहीं है, अपर्याप्त निधि है, अपर्याप्त रकम है, तो ऐसी स्थिति में आपका चेक बाउंस हो जाएगा। वह उस रकम से अगर अधिक है जिसका बैंक के साथ किया गया करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने के लिए ठहराव किया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा दोस्तों। अगर जारीकर्ता ने भुगतान पर रोक लगा दिया है, जिस व्यक्ति ने आपका चेक जारी किया है उसी व्यक्ति ने चेक को जारी, मतलब चेक का भुगतान होने से रोक लगा दिया है, तो ऐसे स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। अगर बैंक द्वारा पुनः प्रस्तुत करें लेख आता है, तो वो भी चेक बाउंस हो जाएगा दोस्तों। भुगतान संभव नहीं है, अगर बैंक के द्वारा भुगतान संभव नहीं है ऐसा भी बताया जाता है, फिर भी आपका चेक मतलब बाउंस हो जाएगा। अगर चेक जारी करने से पहले या बाद में खाता ही बंद कर दिया हो, अर्थात जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, उसने आपको चेक जारी करते समय या चेक जारी करने से पहले ही अपना खाता ही बंद करवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका चेक बाउंस हो जाएगा दोस्तों। तो निम्न कारणों से आपका चेक बाउंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार जब आपका चेक बाउंस हो गया तो क्या करना है आप दोस्तों, तो जैसे ही आपका चेक बाउंस होगा तो बैंक के द्वारा आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बैंक के द्वारा आपने जो चेक बैंक में लगाया है वो मिलेगा, उसके साथ साथ एक ज्ञापन मिलेगा जिसको मेमो भी कहते हैं दोस्तों। उस ज्ञापन में लिखा रहेगा कि किन कारणों से आपका चेक जो है अनादरित हो गया है, बाउंस हो गया है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आगे की कार्रवाई ऐसा रहता है कि जैसे ही आपका चेक बाउंस हो गया है, चेक अनादरित हो गया है, तो क्या करेंगे आप, चेक के अनादरण की तारीख से, अब जैसे ही आपका चेक बाउंस हो गया है, चेक बाउंस की तारीख से 30 दिन के भीतर सामने वाली पार्टी को, अर्थात चेक जारी करने वाले को, चेक जारीकर्ता को 30 दिन के भीतर डिमांड नोटिस भेजेंगे। डिमांड नोटिस में मोटा मोटा ऐसा लिखा रहता है दोस्तों कि आपके द्वारा 1 लाख रुपए का, मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक जारी हुआ है, 1 लाख रुपए का आपके द्वारा चेक जारी किया गया था, मेरे पक्ष में मैंने दिनांक फला को चेक बैंक में लगाया और दिनांक फला को चेक बैंक के द्वारा चेक जो है बाउंस कर दिया गया, अनादरित कर दिया गया। जो मेरी शेष रकम है उसको 15 दिवस के भीतर डिमांड नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप जो है मेरी चेक राशि का भुगतान कर दे, अदरवाइज जो आगे की कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिमांड नोटिस में मोटा मोटा ऐसा लिखा रहता है। बहुत सारे कारण भी लिखा होता है कि आपने उसको क्या रकम दिया था, उधार में दिया था कि कैसे दिया था। आपने अगर कोई रकम उधार में दिया था, ठीक है, उधार दिया था, चाहे नगद में दिया था या फिर मतलब किसी माध्यम से दिया था, उसी के एवज में आपको चेक मिला था, तो ये सब डिटेलिंग भी करना होता है कि आपने उस चेक को कैसे प्राप्त किया, किस एवज में प्राप्त किया, तो उस सब डिटेलिंग के बाद आपको लिखना होता है। पूरा सब डिमांड नोटिस में पूरा लेख होता है दोस्तों। डिमांड नोटिस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको बताएंगे डिमांड नोटिस में एक एक चीज के बारे में क्या डिटेलिंग होता है। डिमांड नोटिस मतलब उसके अंदर वस्तु जो होती है, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं कि आपका जैसे ही चेक बाउंस हो गया वैसे ही आप 30 दिन, चेक जिस दिन बाउंस हुआ है उसके 30 दिन के भीतर सामने वाली पार्टी को डिमांड नोटिस भेजना होता है दोस्तों। और जैसे ही डिमांड नोटिस जो है दोस्तों रजिस्टर्ड डाक से या फैक्स से भेज सकते हैं आप। जो डिमांड नोटिस होता है वो रजिस्टर्ड डाक से या फैक्स से भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही डिमांड नोटिस सामने वाला जो पार्टी है चेक जारी करता प्राप्त कर लेता है, उसके 15 दिवस के भीतर आपके चेक की राशि जो है वो भुगतान करना होता है। अगर
15 दिवस के भीतर भीतर चेक की राशि का भुगतान नहीं करेगा तो परिवाद करने के लिए आपके पास बाध्य कारण उत्पन्न हो जाता है। परिवाद करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं, परिवाद करने के लिए आप अधिकारी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर भीतर आपको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में एक परिवाद प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। मोटा मोटा मतलब मुझे विश्वास है कि आपको चेक बाउंस के समझ में पूरी चेक बाउंस के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि चेक बाउंस का जो मामला होता है दोस्तों क्या होता है। चेक बाउंस मतलब जो चेक है, चेक प्राप्त होने पर कितने समय के भीतर भीतर, जैसे कोई व्यक्ति आपको चेक देता है तो चेक अगर कोई व्यक्ति देता है तो कितने समय के भीतर भीतर आपको बैंक में चेक लगाना होता है, और बैंक के द्वारा अगर चेक बाउंस कर दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई क्या होता है, कैसे हम 30 दिन के भीतर भीतर हम सामने वाली पार्टी को डिमांड नोटिस भेजते हैं, और डिमांड नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भीतर अगर सामने वाला पार्टी आपके चेक की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कैसे आगे जाके बाद कारण जो 15 दिवस के भीतर भीतर आपका चेक की राशि का भुगतान नहीं होता है तो बाद कारण उत्पन्न हो जाता है परिवाद के लिए। और आगे 30 दिन के भीतर भीतर आप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष आप लिखित में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। और परिवाद प्रस्तुत करने के बाद दोस्तों आगे की जो कार्रवाई, जो न्यायालय के समक्ष आगे की जो कार्रवाई चलती है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे कि जब हम परिवाद लगाते हैं, मतलब चेक बाउंस का परिवाद 138 धारा 138 प्रकरण लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत हम जब परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो परिवाद को हमको पहले रजिस्टर्ड कराना होता है, फिर आगे की कार्रवाई क्या होती है उसके संबंध में एक अलग से विस्तारित मतलब डिटेलिंग मतलब वीडियो लेके आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा चेक बाउंस का मामला क्या होता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।